विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पार्ट 18 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए क्या होता है कि वृक्क की इकाई को वृक्कक कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्सर्जन तंत्र का भेजा था। उसमें क्या था कि वृक्क जो बना होता है वो लाखों वृक्ककों से बना होता है। वृक्क जो होता है वो लाखों वृक्ककों से बना होता है, तो उसकी इकाई होती है नेफ्रॉन, वृक्कक। मतलब मनुष्य का प्रत्येक वृक्क 10 से 12 लाख, ये जो होता है मनुष्य का प्रत्येक वृक्क जो होता है, मनुष्य का प्रत्येक वृक्क ये 10 से 12 लाख लंबी कुंडलित नलिकाओं का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अतः वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की इकाई को वृक्कक कहते हैं। वृक्कक कहते हैं। वृक्क में नेफ्रॉन होता है, इसका मतलब नेफ्रॉन, इसका मतलब होता है वही चीज़। तो देखिए क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है ये संयोजी ऊतक में पड़े रहते हैं। मतलब जैसे हम सपोज दैट ये रचना बना रहे हैं वृक्क की, तो देखते हैं वृक्क में ऐसे ऐसे त्रिकोणाकार रचनाएं ऐसे बनी होती हैं। ठीक है, इसे रीनल पिरामिड कहते हैं। तो इन सब में जो होता है, ये जो संयोजी ऊतक में ही ये नेफ्रॉन जो होते हैं इसी में पड़े रहते हैं। और क्या होता है, रुधिर वाहिनियों द्वारा जो होता है इसमें संवहन होता रहता है। तो जैसे इसमें है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्कक कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्कक कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक जो वृक्कक होता है ना, या वृक्क नलिका होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है मैलपीघी कोश। कौन कौन से भाग हैं? दो भाग। एक होता है मैलपीघी कोश, ठीक। दूसरा होता है इसमें ये एक मैलपीघी कोश, दूसरा होता है स्रावी नलिका। स्रावी नलिका होता है, दो है। अब चलते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमने कहा कि जैसे कि वृक्क जो होते हैं, वृक्क की इकाई को वृक्कक कहते हैं। और 10 से 12 लाख लंबी कुंडित नलिकाएं जो होती हैं वो मिल करके वृक्कक का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं लंबी कुंडित नलिकाओं को ही क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है वो वृक्क के संयोजी ऊतक में उपस्थित होते हैं, और इसमें रुधिर वाहिनियों द्वारा संवहन होता रहता है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि प्रत्येक जो वृक्क नलिका है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है मैलपीघी कोश और दूसरा होता है स्रावी नलिका। तो मैलपीघी कोश चाहे कहिए या कहिए बोमेन संपुट, ये देखिए बोमेन संपुट है। ठीक है, ये बोमेन संपुट है। अब देखिए वृक्क नलिका का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? एक प्याले जैसी रचना से। वृक्क नलिका का जो प्रारंभ हो रहा है एक प्याले जैसी रचना से हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्याले जैसी रचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं।
हम कह सकते हैं वृक्क नलिका का प्रारंभ एक प्यालीनुमा रचना से होता है, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। अब देखिए संपुट का अंतिम छोर, ये अगर देखा जाए छोर, तो ये कहाँ खुल रहा है, लास्ट में खुल रहा है, कहाँ, संग्रह नलिका में खुल रहा है। ठीक है, तो जो बोमेन संपुट में, ये बोमेन संपुट है या बोमेन कोश है, तो बोमेन संपुट के अंदर रुधिर जो लाती है वाहिनी, है ना, उसे एफरेंट अभिवाही धमनिका ये ले आती है। एक चीज़ और जान जाइए कि जैसे रुधिर का, तो बेटा रुधिर का शुद्धिकरण वो फेफड़े में होता है। जैसे विऑक्सीजनित रुधिर होती है, वहाँ पे ऑक्सीजनित होती है, लेकिन पर जो रुधिर क्षमता है वो कहाँ क्षमता है, वृक्क में। तो फेफड़े में रुधिर का शुद्धिकरण होता है और रुधिर जो क्षमता है वो वृक्क में क्षमता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसे कि जो वृक्क का प्रारंभ एक प्यालीनुमा रचना से होता है, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। संपुट का अंतिम छोर ये संग्रह नलिका कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये प्यालीनुमा रचना जो बोमेन संपुट है, इसका सिरा अंतिम में संग्रह नलिका में खुल रही है। तो अब इसमें होता है बोमेन कोश के अंदर लाने वाली जो रुधिर वाहिनी होती है उसे अभिवाही धमनिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अभिवाही धमनिका ये अंदर रुधिर ले आती है। देखिए इसमें रुधिर जो क्षमता है उसको सिरा लेके नहीं आती, धमनी लेके आती है। कौन धमनी, अब देखिए लेके आ रही एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हमने यहाँ भी इंग्लिश लिखी हुई है। इसको कहते हैं अभिवाही धमनिका। ठीक है, और जो रुधिर ले जाती है तो ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं, अपवाही धमनिका कहते हैं, इफरेंट। यहाँ पर एफरेंट, यहाँ पे इफरेंट। ठीक है, तो जो ले आती है उसे अभिवाही धमनिका, जो ले जाती है उसे अभिवाही धमनिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इनकी कोशिकाएं होती है ना, वो बोमेन संपुट जो होता है, ये बोमेन संपुट है। इस बोमेन संपुट की गुहा में एक गुच्छा बनाती है, ये एक गुच्छा बना रही है। तो इसी गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं सीधा सीधा अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के सघन जाल को क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो बोमेन संपुट या मैलपेगी कोश तथा ग्लोमेरुलस मिल करके रीनल कार्पसेल्स बनाते हैं। ठीक है, रीनल क्या बनाते हैं, कार्पसेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पर जो होता है कि जो बोमेन संपुट है, ठीक है, अब देखिए बोमेन संपुट की दीवार जो होती है दोहरी होती है, ये ऐसे दोहरी होती है। बोमेन संपुट की जो दीवार होती है ये दोहरी होती है और एक स्तरीय एपिथेलियम से बनी होती है। तो इसकी जो कोशिकाएं, चपटी कोशिकाएं होती है ना, ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी ग्लोमेरुलस में अनेक जो होते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसी कारण से यह कला अत्यधिक क्या होती है, पारगम्य होती है और एक फिल्टर छननी का कार्य करती है। ठीक है, तो केशिकाओं के रुधिर का प्लाज्मा जो होता है इसी कला में से छन करके वृक्क नलिकाओं में जाता है। इसी कला से छन करके वृक्क नलिकाओं में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बोमेन संपुट की बाहरी भीतरी दीवार के बीच में एक सक्रिय गुहा होती है। देखिए सक्रिय गुहा है, ठीक है, ये सक्रिय गुहा होती है। तो ये सब इतना मिल करके, मतलब कौन कौन, अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, इतना मिल करके मैलपीघी कोश बनाते हैं।
दूसरा हमने कहा था स्रावी नलिका, ये दूसरा वाला जो होता है स्रावी नलिका है। अब देखिए बोमेन संपुट को छोड़ करके ये इतना भाग जो होता है इसको छोड़ दिया जाए, इसके नीचे का जो भाग होता है वो स्रावी नलिका कहलाता है। तो इसके कई भाग होते हैं। नंबर 1 होता है ग्रीवा, ये ग्रीवा है। देखिए क्या होता है कि बोमेन संपुट के नीचे जो छोटी सी सकरी नलिका होती है, छोटी सी इतने नलिका होती है, इसको ग्रीवा के रूप में जाना जाता है। तो क्या है, ये ग्रीवा है। बोमेन संपुट के नीचे एक छोटी सी सकरी नलिका क्या कहलाती है, ग्रीवा कहलाती है। ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका। तो ग्रीवा के नीचे का भाग, ठीक है, ये क्या कहलाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहलाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, ग्रीवा के नीचे छोटी व मोटी नलिका जो होती है उसे क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। अब देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका रही है ये पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक नलिका देखिए पतली हो गई, ठीक है। इसको, इस पतली नलिका जो होती है इसको कहते हैं हेनले लूप, हेनले का लूप। तो समीपस्थ नलिका से नीचे के भाग को हेनले लूप कहते हैं। तो हेनले की लूप की एक होती है अवरोही भुजा, एक होती है आरोही भुजा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो आरोही भुजा का समीपस्थ भाग होता है पतला, परंतु दूरस्थ जो, अब देखिए ये जो होता है इसका समीपस्थ भाग क्या है, ये पतला है, लेकिन इसका ये दूरस्थ वाला जो भाग होता है क्या होता है, मोटा होता है। तो समीपस्थ भाग पतला और दूरस्थ कुंडलित भाग क्या होता है, वो मोटा होता है। तो यही जो दूरस्थ कुंडली नलिका है यह कहाँ खुलती है, सीधे संग्रह नलिका में खुलती है, ठीक है। तो स्रावी जो नलिका है, स्रावी नलिका चारों ओर से रुधिर जो होता है केशिकाओं के द्वारा घिरी होती है। ये पूरी नलिका जो होती है रुधिर केशिकाओं के द्वारा क्या होती है, घिरी होती है। एक ये जो कोशिकाएं होती हैं, एक और क्या कहते हैं अपवाही वृक्क धमनिका होती है, तो दूसरी ओर वृक्क शिरा होता है। एक और अपवाही वृक्क धमनिका और दूसरी ओर क्या होता है, वृक्क शिरा होता है। अब चौथा जो होता है संग्रह नलिका, ठीक है भाई। पहला जो होता है ग्रीवा हो गया, दूसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गया, ठीक है, तीसरा हेनले लूप हो गया। अब चौथा क्या है, संग्रह नलिका। तो ये मेडुला के पिरामिड में स्थित होता है। हमने यही बताया था मेडुला के पिरामिड यही है, ये पिरामिड त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसी में स्थित होती है। और प्रत्येक संग्रह नलिका में कई निकटवर्ती जो होती हैं वृक्क नलिकाएं को, देखिए ब्रांचेज है, शाखाएं हैं। इसी शाखा में जितनी भी वृक्क नलिका होगी उसका अंतिम छोर इन्हीं शाखाओं में खुलता है। ये नहीं कि सबका अलग अलग खुलेगा, नहीं, सबका इसी शाखा में खुलेगा। कहाँ पर, जहाँ से सभी का स्रावी पदार्थ इस संग्रह नलिका में आता है, ठीक है। अब एक इसी में होता है बेलिनाई की वाहिनी कहलाती है। तो देखिए क्या होता है, संग्रह नलिकाएं जो होती हैं ये एक चौड़ी नलिका होती है। तो जो इसी संग्रह नलिका जो होती है, जैसे कई संग्रह नलिकाएं होती हैं, एक चौड़ी प्रमुख संग्रह नलिका में खुलती है। अब ये संग्रह नलिकाएं हैं, ये प्रमुख संग्रह नलिका में खुल रही है। इसी को बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। अब समझ में आ गया ना, ये कई शाखाएं हैं। तो कई संग्रह नलिका एक चौड़ी मुख्य संग्रह नलिका में खुल रही है, प्रमुख संग्रह नलिका में, इसी को कहते हैं बेलिनाई की वाहिनी। और ये संग्रह नलिकाएं कहाँ खुलती हैं, मूत्रवाहिनी में। ये मूत्रवाहिनी में, अब यहाँ से अगर ये रचना देखा जाए, ये पेल्विस है, पेल्विस के बाद ये होता है मूत्रवाहिनी होती है। तो यहाँ सबका खुला, ये पेल्विस में खुला, ये पेल्विस में, और यहाँ से आया ये मूत्र वाहिनी में आया, ठीक है। तो मूत्र वाहिनी में खुलती है। तो
तो इस प्रकार से इसमें जो होता है कि बोमेन संपुट से उत्सर्जी पदार्थ परासरणी दाब द्वारा छन छन करके, ठीक है, वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं इसी संग्रह नलिका में, और संग्रह नलिका जो होती है वो खुलती कहाँ पर? मूत्रवाहिनी में खुलती है। तो अब यहीं पर सारे जो होते उत्सर्जी पदार्थ ये एकत्रित होते रहते हैं, और एकत्रित होने के बाद यूरिथ्रा के द्वारा, मूत्रमार्ग के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक, जैसे हमने कहा था, मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक जो चौड़ा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी का जो चौड़ा भाग होता है उसको कहते हैं पेल्विस। जैसे कि हमने ये लिखा, ये भाग क्या? चौड़ा भाग। भाई ये रचना जैसे ये बन रही है तो यहाँ पर ये चौड़ा भाग, इसको क्या कहते हैं? इसको पेल्विस कहते हैं। ये पेल्विस है, यही भाग हमने यहाँ दर्शाया हुआ है, इसको कहते हैं पेल्विस। तो मूत्रवाहिनी तथा रुधिर वाहिनी इसी वृक्क के कोटर में स्थित होती है। तो पेल्विस कई छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता है, ठीक है। पेल्विस जो होता है कई छोटी छोटी शाखाओं में क्या होता है? बटा होता है। तो यही लास्ट में आकर मूत्रवाहिनी में खुलता है, और मूत्रवाहिनी के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो मूत्राशय में एकत्रित होते रहते हैं, जिसे यूरिथ्रा द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।